आज यहाँ पर हम बात करेंगे और यूपीएससी का जो रिजल्ट आया फाइनल 2021 का, तो उसमें जो रवि कुमार सिहाग सर हैं, उन्होंने 18वीं रैंक यहाँ पर लाई हुई है। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा यहाँ पे कि जो हिंदी माध्यम से टॉप किया है 18वीं रैंक रवि कुमार सिहाग सर की है। तो यहाँ पर देखेंगे उनका आंसर कॉपी जो है, ये जो हमारे पास आंसर कॉपी उनका है, तो ये किस टाइप से आंसर उन्होंने लिखा है। राइट, यहाँ से देखो, यहाँ से करीब 8 कॉपियाँ मेरे पास हैं। ठीक है, 8 कॉपियाँ हैं, तो मैं एक एक करके जो भी कॉपी रहेगा यहाँ पे GS 1 2 3 4 का सबको यहाँ से दिखाता चलूँगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आपको पूरा हेडलाइन दिखा देता हूँ, ऊपर से जो कॉपी कैसी होती है, क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो आप दिखा देता हूँ मैं ऊपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो 20 नवंबर 2021, ये कोई यहाँ पे इसका मतलब जो कॉपी थी, यहाँ से इन्होंने टेस्ट दिया हुआ था 20 नवंबर 2021। अभी ये लास्ट टाइम का है, अभी 6 से 7 महीने पहले का। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं सब यहाँ पे जो है मुखर्जी नगर से सेंटर इन्होंने दिया है, और हिंदी माध्यम था, और अभी ये नाम दिया हो। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जो भी आपका मार्क्स रहेगा, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन रहता है। उस 20 क्वेश्चन में कितने कितने आपके मार्क्स हैं। एक पहला क्वेश्चन था 10 नंबर का, तो उसमें आपको कितने मिले। तो ये सब चीज़ यहाँ पर ऐसा, वो जो आप क्लास में टेस्ट देंगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स देंगे जितने लगेगा। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखो, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त है, एक विशिष्ट शैली है। उदाहरणों के लिए एक साथ सविस्तार जो है उसका वर्णन करना है। मतलब ये बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में अद्वितीय विशेषताएं हैं उसमें से युक्त एक विशिष्ट शैली क्या है, उसका उदाहरण से यहाँ पर क्या है वर्णन करना है। ठीक है, तो क्या पहले देखो यहाँ पर बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको पहले बताना है। ठीक है, क्या है विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद उसकी स्थापत्य कला के बारे में बताएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको स्थापत्य कला के बारे में बताना है। उसके बाद जो इसकी अद्वितीय विशेषताएं हैं, ठीक है, वो उसके बारे में आप बताएंगे तीसरे नंबर पर। ठीक है, उसके बाद जो चौथा नंबर रहेगा, वहाँ से आप बताएंगे इस विशेषताओं से जो विशिष्ट शैली थी, युक्त शैली थी, जो शैलियाँ थी, उसके उदाहरण सहित यहाँ पर आप बताएंगे चौथे नंबर पर। और पाँचवें में हो सकेगा तो आप अपना जो कंक्लूजन होता है, ठीक है, निष्कर्ष होता है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको आंसर लिखना है ब्रेक कर करके, तो आपको यहाँ से आंसर अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन आपको कंटेंट पता होना चाहिए हमको क्या अंदर से लिखना है। राइट, तो अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से देखो, जो भी यहाँ पे मैप बनाया है इन्होंने, जैसे कि वास्तुकला के बारे में दिखा, शैली थी, मंदिर था किस टाइप से दिए गए थे, शरीर ध्रुव किस टाइप से दिए, तो वो सब आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता है कि आप मैप बना चित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप मैप चित्र बनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे, यद्यपि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल छोटा था तथापि इसे स्थायी सुधारों के लिए जाना जाता था। सविस्तार वर्णन करना है। तो पहले क्या बताया, पहले आप फर्स्ट टाइम पे क्या है, लॉर्ड जो हमारा विलियम बेंटिंग है उसके बारे में बताएंगे। सेकंड बात क्या है, इसका कार्यकाल के बारे में देखेंगे क्या कार्यकाल था। उसके बाद ये इनका स्थायी सुधार थे उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो इनका स्थायी सुधार के लिए क्यों जाना जाता था, स्थायी सुधार के लिए क्यों जाना जाता था, उसको यहाँ पर अगला चौथे नंबर पर आप बता देंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष डाल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर ब्रेक करके तोड़ के लिखना होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, जहां भारतीय पूंजीपति दीर्घकालीन समय तक चलने वाले सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वहीं उनमें से कई ने अपने वर्ग और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण रियासतें प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा जो उपयोगिता है, यहाँ तक की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कि जो इसमें देखो भारतीय पूंजी है उसके बारे में आपको पहले बता देना है कि भारतीय पूंजी क्या है, भारतीय पूंजीपति जो है वो क्या है। ठीक है, इसके दीर्घकालीन समय में चलने वाले सविनय जो अवज्ञा थे, इसमें इसके पक्ष में नहीं थे। ये तो कोई मुझे भारतीय पूंजीपति के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे वो उसके बाद हम बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, उससे कहीं जो मतलब राष्ट्र के लिए जो रियासतें थी प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में आप बताएंगे थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप फोर्थ पॉइंट में आपका लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है जो सविनय अवज्ञा की उपयोगिता थी, क्या उपयोगिता थी उस टाइम पे जिस टाइम लाया गया था, तो वहाँ पे आप चौथे पॉइंट पे वो दिखाएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पे ये दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ तक की आवश्यकता को, जो भी इनकी आवश्यकता थी उसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में आप 2 से 3 लाइन बताएंगे। उसके बाद अपना जो निष्कर्ष रहेगा वो यहाँ पे आप बता देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका आंसर क्या है, पूरा हो जाएगा ये। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी क्रांति एक संवैधानिक संकट था। ये आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है, संवैधानिक संकट था जो ब्रिटेन साम्राज्यिक हितों और स्वशासन में उपनिवेशवासियों के अनुभव के परस्पर विरोध से उत्पन्न हुआ था। स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दे देगा, तो देखो पहले क्या है, अमेरिकी क्रांति के बारे में बताएंगे, स्टार्ट करेंगे आप अमेरिकी क्रांति से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये क्या, ये थोड़ा सा अमेरिकी क्रांति के बारे में 2 लाइन बताएंगे, 2 से 3 लाइन जो इंट्रोडक्शन आप देंगे। उसके बाद क्या है, अगला बताएंगे जिसका संवैधानिक संकट था, ये एक संवैधानिक संकट क्यों था। राइट, तो उसके बारे में आप बताएंगे दूसरे नंबर पर। जो ब्रिटेन के सामाजिक हितों के लिए स्वशासन उपनिवेश जो उपनिवेशवासी थे उसके अनुभव को परस्पर विरोध उत्पन्न हुआ। तो जो दूसरी बात आप बताएंगे, ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के हित थे, क्या हित थे और उसके क्या स्वशासन था, उसके बारे में तीसरे नंबर पर बता देंगे। राइट, उसके बाद आपको क्या है, अनुभव मतलब इसके जो उपनिवेशवादी थे उसमें अनुभव के परस्पर विरोध उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ था वो आप कारण कुछ बता देंगे, जो भी कारण यहाँ पर रहेंगे चौथे नंबर पर। और उसके बाद आपका क्या है,
निष्कर्ष लिख देंगे रात में, ठीक है। उसके बाद में क्या लिख देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या है, क्वेश्चन को लिखना रहता है, ब्रेक कर करके लिखना है। बट आपको कंटेंट अच्छे से पता होना चाहिए सबके बारे में कि क्या है, ब्रेक करना है। बहुत लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे करें, तो वो चीज़ आप जो भी बोल रहा है उसको ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा लिख के कंटेंट अपने पास से डालो आप, तो काफ़ी अच्छे से आंसर यहाँ पे लिख जाएगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ की परिघटना को समझाते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो क्या है, सबसे पहले देखो मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ से लिखना समझ आ गया कि किस टाइप से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या है, पहले आपको क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है इसके बारे में बताएंगे, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ठीक है, पहले बात पे, ठीक है। क्योंकि जो भी आंसर पर स्टार्ट करते हैं अपना, जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो पहले आप अपना नाम से स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम ये है, जो भी रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताएंगे, उसकी जो परिघटना है क्या है उसके बारे में समझाएंगे यहाँ पर, जैसा है, ठीक है। उसके बाद जो भारतीय मौसम प्रणाली है, भारतीय मौसम प्रणाली क्या है इसको देखेंगे, एक अगला जो आपका पैराग्राफ रहेगा छोड़ के। उसके बाद जो भारतीय मौसम प्रणाली के प्रभाव क्या पड़े उसकी विवेचना यहाँ पर करनी है 4थे नंबर पर, और लास्ट में क्या है, निष्कर्ष आपको डाल देना है, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो जिस टाइप से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आता है, जेट प्रभाग है, जो कैस्पियन सागर है, चक्रवात किस टाइप से यहाँ पर आया, वातागर जल है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको बता देनी है, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको अच्छे से मैप बना के दिखा देना, तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा यहाँ, राइट। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को, सॉरी 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अरब सागर जहाँ पहले कम चक्रवात आते थे वहीं अब ये चक्रवात प्रवण जल निकाय के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ये हमारा न्यूज़ में भी था, काफ़ी ज़्यादा था, हिंदू में भी न्यूज़ में था ये चीज़, तो यहाँ से भी क्वेश्चन को उठाया गया ये। तो अरब सागर देखो पहले क्या है, अरब सागर पहले आप क्या है चक्रवात के बारे में बताएंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, चक्रवात क्या है। देखो जरूरी नहीं कि मैं यहाँ से स्टार्ट पहला ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा हूँ सागर से, नहीं, जो इसका की पॉइंट रहेगा स्टार्टिंग, किसके बारे में पूछ रहा है, किसको बताना चाह रहा है, किसके बारे में आंसर पूछना चाह रहा है, वो आपको पहले यहाँ पर उठा के लाना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चक्रवात के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो चक्रवात को उठा के लाएंगे, चक्रवात क्या है इसके बारे में बताएंगे, राइट। और उसके बाद क्या है, चक्रवात की जो हमारा अरब सागर में आने के कारण थे क्या थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो चक्रवात की जो हमारे निकाय के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, अब मतलब जैसे कि जल प्रवण निकाय के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे क्यों परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, इनकी दिशा परिवर्तित क्यों हो रही है, राइट। उस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या रहेंगे वो आपको 4 से 5 लाइन में उसके कारण बता देना। उसके बाद आपको क्या निष्कर्ष लिख देना है 5वें नंबर पर, ठीक है। और हो सके तो मैप आप जो जितने भी चक्रवात हैं, ये जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, और जो कोई जलधाराएँ दी हैं उनमें आपको हो सके तो ज़रूर से ज़रूर जैसा कि मैप सर ने बनाया उस टाइप से आपको यहाँ पर मैप बनाना रहेगा, राइट। याद रखिए ये चीज़। अगला देखते हैं, अगला हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा। 7वां क्वेश्चन बोला, एक स्थिर भूभाग और कमजोर भूकंपीयता का क्षेत्र होने के बावजूद प्रायद्वीपीय भारत के उनके भूकंपों को साक्षी रहा है, उदाहरण के लिए चर्चा कीजिए, ठीक है। एक स्थिर भूभाग देखो क्या है, इस यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है भूकंप की बात कर रहा है, ठीक है। तो भूकंप से उठाएंगे क्वेश्चन को, भूकंपीय के क्षेत्र, जो भूकंपीय क्षेत्र भूकंप क्षेत्र क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे पहले बात। दूसरी बात पे क्या बताएंगे, दूसरी बात बताएंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत में इसके भूकंप का मतलब जो ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप का साक्षी रहा है, क्यों रहा है, दूसरी बात ये बताएंगे। उसके बाद जो हमारे भूकंप है उसमें स्थिर भूभाग को कमजोर या उसकी जो भूकंपीयता है उसके होने के बावजूद यहाँ पर क्यों इतना होता है, तो वो तीसरी लाइन पे बताना है आपको, ठीक है। तीसरा जो स्टेप लिखेंगे वहाँ पे तीसरा बताना है। उसके बाद इसको उदाहरण सहित यहाँ पर चर्चा कर देनी क्यों यहाँ पर इतना भूकंप के लिए जाना जाता रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कंक्लूजन में भी कर सकते हैं चौथे में आप, तो वो चीज़ यहाँ पर आप डाल सकते हैं सब, ठीक है। और ये जो हो सकता है तो आप ये जो डायग्राम बनाया मैप बनाया है वो आप वहाँ पर बना सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा 8वां क्वेश्चन रहेगा। 8वां क्वेश्चन, भारत में महिलाओं की संपत्ति अधिकारों और उत्तराधिकार की दिशा में सभी बड़ी प्रगति के बावजूद अभी ऐसी चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। इसका क्या है, चर्चा करना है। जैसे इसमें देखो यहाँ पर बोला है भारतीय महिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, महिलाओं से संबंधित यहाँ पर आप बताएंगे पहली बात पे महिला, भारतीय जो हमारे भारत में महिला हैं उनके बारे में बताएंगे, ठीक है। उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार की बारे में बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो रहेगा। उसके बाद जिसकी जो सभी बड़ी प्रगति हुई हैं, क्या क्या उन्होंने प्रगति की है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे आप वो बताएंगे। उसके बाद ऐसी क्या क्या चुनौतियां हैं जिनको समाधान करने की अमूल्य आवश्यकता है समाज में, ठीक है, वो बताएंगे। और 5वें नंबर पे क्या है आपका निष्कर्ष डाल देंगे यहाँ, राइट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। महिला समस्या देखो जैसे यहाँ पर बताई क्या क्या समस्या है और क्या क्या इसके समाधान के पक्ष रहेंगे, तो ये चीज़ आपको जरूर बताना। देखो जो भी क्वेश्चन अगर पूछता है किसी के बारे में, तो अगर ये पूछता है कि इसके क्या क्या समस्या है, तो आपको वहाँ पर नहीं पूछा है समाधान, तो फिर भी आपको वहाँ से समाधान लिखना है। अगर समाधान पूछता है तो समस्या भी लिखना है, क्योंकि देखो किसी चीज़ का नेगेटिव पक्ष भी होता है और पॉजिटिव जो हमारा पॉजिटिव पक्ष भी होता है, तो उस टाइप से आपको यहाँ पर दिखाना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में ये देखा गया है कि जहाँ दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या स्थिर हो गई है वहीं उत्तरी राज्यों में मामले में ये अभी तक एक स्वप्न बना हुआ है, ठीक है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए।
भारत देखो दक्षिणी राज्यों के बारे में पहले तो आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे जनसंख्या स्थिर हो गई है उसके कारण को यहाँ पर देखेंगे कि क्या कारण था जो स्थिर हो गई है। उसके बाद इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या थे, ठीक है, वो क्या थर्ड पॉइंट पे आप बताएंगे। उसके बाद क्या फोर्थ पॉइंट पे आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे। और देखो जो भारत की बात करता है कि भारत में ऐसा देखा गया, तो भारत का आपको जो मैप है वो आपको जरूर बताना है और उस साइड से दिखाना है किस साइड से हमारे जो राज्य थे उनमें प्रॉब्लम आई है, राइट। जो डाटा है, डाटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो आपको डाटा जो है वो कहाँ से ज़्यादा मिलेंगे, जो आपको योजना मैगजीन आती है, ठीक है, योजना जो मैगजीन है वो, उसकी जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है, ठीक है, वो जो भी मैगजीन है यहाँ पे आती है, जो डाटा यहाँ पे निकालती हैं अपना। और जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, आता है इकोनॉमिक सर्वे अभी जैसे कि बजट के पहले आता है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना आप डाल सकते हैं की पॉइंट में, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आंसर यहाँ। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा। अगला क्वेश्चन रहेगा 10वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण भारत में युवाओं की अभिव्यक्ति और आकांक्षाओं को विविध तरीकों से प्रभावित कर रहा है, चर्चा करना है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के बारे में यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, पहले के वैश्वीकरण क्या है उसके बारे में। उसके बाद जो भारत में युवाओं की अभिव्यक्ति है उसमें क्या क्या प्रभाव कर रहा है, आकांक्षाओं को क्या क्या मतलब तरीके से प्रभावित कर रहा है ये बताना है। उसके बाद क्या है जो इनकी निष्कर्ष रहेगा, जो इसमें मतलब दोनों का निकल के जो सामने आएगा की पॉइंट आएंगे कि जैसे कि इसमें क्या क्या सामना करके, क्या निगेटिव पक्ष है, क्या पॉजिटिव पक्ष है, क्या हमारा इसमें सामना फेस करना पड़ रहा है, वो चीज़ आप लास्ट में दिखा देंगे, इसको कंक्लूजन से ही दिखा देंगे, ठीक है, निष्कर्ष सहित। तो यहाँ निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, वो चीज़ आप लास्ट में ऐसा दिखा देंगे यहाँ, ठीक है। तो बाकी आप जो आंसर सर ने लिखा है वो चीज़ भी देख सकते हैं किस टाइप से यहाँ पर मतलब सर ने यूज किया इस अपना कीवर्ड को, ठीक है। अगला देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11वां क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों की पहचान करते हुए व्यापक रूप से भारत में इसके विकास को पता लगाइए। तो यहाँ पर देखिए शास्त्रीय नृत्य क्या है, सीधे से पहली बात हम इसको जानेंगे, शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, उसकी प्रमुख शैलियाँ क्या हैं, ठीक है, प्रमुख शैलियाँ क्या हैं, उस शैलियों को पहचान करते हुए व्यापक रूप से भारत में इसके विकास, तो भारत में इसका क्या मतलब रोल रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा तीसरे में। उसके बाद इसमें जो भी इसका लास्ट में निष्कर्ष निकल के आएगा, ठीक है, जो भी आप इसे सीखे हैं, आंसर लिखा है, जितना भी इसका वो रहा है पॉइंट ऊपर से लिखे, उसमें क्या क्या बात आपको यहाँ से सहमत हुए हैं इस पर, तो वहाँ पर चौथे नंबर में आप निष्कर्ष डाल के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, जो जो शैलियाँ यहाँ पर रही हैं। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति वस्तुतः मुस्लिम लीग को दी गई क्रमिक रियासतों की प्रक्रिया का केवल अंतिम चरण था, समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। जो यहाँ पर समालोचनात्मक चर्चा है तो यहाँ पर ये बताना है कि देखो आप आलोचना करना है यहाँ पर, मतलब समान आलोचना करना है, एक निगेटिव पक्ष रखना और एक क्या पॉजिटिव पक्ष रखना है, तो मतलब समान आलोचना करना है कि, तो आप ये नहीं कि आप जैसे कोई बात बताई और उसको आपने एकदम से निगेटिव पक्ष पर रख दिया। अगर निगेटिव पक्ष रखते हैं तो आपको पॉजिटिव पक्ष भी यहाँ पर रखना होता है, दैट इज यही हमारा क्या है, समालोचनात्मक चर्चा करना, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या इसके बारे में देखेंगे, ठीक, राइट। उसके बाद इसके विभाजन के बारे में बताएंगे, क्या इसके विभाजन था, उसकी क्या स्वीकृति थी, ठीक है, दूसरा। उसके बाद मुस्लिम लीग की 2 क्रमिक है यहाँ पर, तो मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ पर आप बताएंगे, मुस्लिम लीग की जो क्रमिक रियासत थी उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद इसमें क्या हम इसमें समालोचनात्मक कर सकते हैं, तो दोनों के बारे में निगेटिव और जो पॉजिटिव पक्ष होता है वो यहाँ पर आप बता देंगे। देखो निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट बताएंगे आप, यहाँ से हेडिंग डाल के ऐसा निगेटिव यहाँ डाल के पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप निगेटिव ऐसे करके बीच में और ये पॉजिटिव ऐसे करके बीच में, दोनों को डिवाइड करके बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा रखना है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो 13 नंबर क्वेश्चन से मैं थोड़ा थोड़ा सा बताता था, क्योंकि 12 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अच्छे से, और 13वें क्वेश्चन से आप सीधे से मैं वही बताऊंगा कि क्या करना है क्या लिखना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 12 क्वेश्चन लिखे तो 13वां क्वेश्चन कैसे करना है। तो बोला है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विशेष रूप से 1892 के भारतीय शासन जो परिषद है उसके बाद पश्चात भारत में राष्ट्रवादी नेताओं ने सामाजिक विधान परिषद को सरकारी नीतियों में समर्थन में एक साधन के रूप में कार्य करने वाली शक्तिहीन मशीन के सार्वजनिक शिकायतों को व्यक्त करने के लिए एक मंच को परिवर्तित कर दिया है। क्या है, इस पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो 1892 के बारे में बताएंगे, ठीक है, परिषद क्या था, हमारा जो अधिनियम था क्या था। उसके बाद जो हमारे इसमें राष्ट्रवादी नेताओं ने सामाजिक विधान परिषद को सरकारी नीतियों को समर्थक के रूप में पक्ष माना था, उसके बारे में यहाँ पर 3 से 4 लाइन आपको बताना रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हमारी शक्तिहीन मशीन थी, सार्वजनिक मतलब जो कार्य करने के साधन माने जाते थे, उसको यहाँ पर बताना है। उसके बाद शिकायतों को व्यक्त करने के लिए जो एक मंच तैयार किया गया था वो बताना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष आपको अपना यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष समर्थन के बावजूद उन कारकों को प्रभाव डालिए जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता पश्चात अपने राज्य के क्षेत्रों के पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को बाहर निकालने के लिए बल प्रयोग हेतु प्रेरित किया, ठीक है। यहाँ से देखो मैंने आपको 13 क्वेश्चन डिस्कस किए, आप 14 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन लिखना है देख भी लेंगे, और लेकिन देखो देख लेंगे बट ठीक है, आप देख रहे हैं इसका आंसर जो भी लिखा है, बट अपने मन से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया 13 क्वेश्चन तक, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 से लेकर 20 तक वो आप लिखिए, मैं इस पर नहीं बताऊँगा। जो भी आपको डाउट रहता है 14 से 20 तक, अगर जो भी 5 क्वेश्चन लिखते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो भी डाउट रहता है 6-7 क्वेश्चन में, तो वो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या पॉइंट लिखना है, क्या क्या कीवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप पूछिएगा कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा वहाँ, राइट।
तो या जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। यहाँ से मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बाकी जो आंसर सर ने लिखा है वो देख के और अपना आप थोड़ा सा माइंड लगा के जैसे मैंने बताया वो चीज़ करके आप अपना आंसर को लिख सकते हैं। क्योंकि जो मैं 20 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा पूरा तो यहाँ से करीब ये जो वीडियो रहेगा हमारा 25 मिनट्स के अप्रॉक्स जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको जो आंसर राइटिंग है वो करना यहाँ पे सीखो, क्योंकि इतना टाइम अभी आप यहाँ पे दोगे उसके बाद लिखना है आंसर तो करीब काफ़ी टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ इतना मैं नहीं चाहता। 13 क्वेश्चन तक बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं, तो आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन ये रहा आपका, और 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन आपका ये रहा, और 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 20वां है ये, ठीक है। ये 20वां क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो ये जो कॉपी थी मैंने आपको दिखाई, और ये पहली कॉपी है, ठीक है। ये क्या है, ये फर्स्ट कॉपी है। उसके बाद और भी जीएस की ही सिर्फ जीएस की 6 कॉपियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद एथिक्स की शायद अकॉर्डिंग हमारे 3 कॉपियाँ या 2 कॉपियाँ रहेंगी, टोटल 8 या 9 कॉपियाँ हैं, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉपी हमारी, मतलब जो सर है उनका फर्स्ट कॉपी दिया हुआ है ये। तो सेकंड कॉपी मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो पीटीजी का एग्जाम है प्रीलिम्स का, यूपीएससी प्रीलिम 5 जून को, तो अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।